गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। जैसे हम 2 दिन हो गए भारत के संविधान की विशेषताओं का अवलोकन कर रहे हैं, आज भी हम भारत के संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और उसके जो मूल बिंदु है उनका अध्ययन करेंगे। जो प्रस्तावना में मूल बिंदु दे रखी है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाज, संपन्न राज्य, समाजवाद और गणराज्य, हम इन तीनों जो उद्देश्य प्रस्तावना में दिए गए वाक्य हैं उनका गहनता से अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले 2 दिनों से आपको पढ़ाया है भारत के संविधान की विशेषता। तो भारत का संविधान क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न संविधान, प्रस्तावना, विश्व का सबसे लंबा संविधान, समाजवादी राज्य, वयस्क मताधिकार, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, संघात्मक और एकात्मकता का सहयोग, पंथ निरपेक्षता, वयस्क मताधिकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, इकहरी नागरिकता, इन बिंदुओं का हमने अध्ययन किया था। इन विशेषताओं को हमने देखा था, इनके बारे में पढ़ा था। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाज, संविधान का अभिप्राय है कि जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है, जनता ही सर्वे सर्वा है, जनता ही अधिष्ठाता है, जनता ही शासकों को बनाती है, जनता ही शासकों को हटा सकती है, जनता सर्वे सर्वा है और अंतिम संप्रभुता या प्रभुता शक्ति जनता में निहित है। इसलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी वाक्य से शुरू होता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इस वाक्य से इसकी शुरुआत होती है। इसी आधार पर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। पहला बिंदु है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस पदावली से यह व्यक्त होता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न है। एक राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है। 1947 से राष्ट्र बनने के लिए या राज्य बनने के लिए, राष्ट्र बनने के लिए संप्रभुता की आवश्यकता नहीं होती। 1947 से पहले भारत एक राष्ट्र था, लेकिन हम उसे राज्य नहीं कह सकते। क्यों? उस समय भारत के पास संप्रभुता थी, वो भारत की संप्रभुता अंग्रेजों के पास थी। 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने इस संप्रभुता को प्राप्त कर लिया। आज भारत आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र है। वह आंतरिक क्षेत्र में न केवल अपनी नीति बना सकता है, बल्कि किस देश के साथ उसे कैसे संबंध रखने हैं, इसके लिए कोई भी देश उसे बाध्य नहीं कर सकता। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में वो किसी विदेशी शक्ति या सत्ता के अधीन नहीं है। 1947 से पहले हम राष्ट्र थे, राज्य नहीं थे। किसी भी राज्य बनने के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। 1947 से पहले हमारे पास जनसंख्या भी थी, हमारे यहाँ पर अंग्रेजों की सरकार थी, हमारे यहाँ पर भूभाग भी था, लेकिन जो एक चीज नहीं थी वो संप्रभुता नहीं थी। हम आंतरिक और बाह्य मामलों में अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के अधीन थे। हम अपना स्वयं कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। 1947 में जब हम आजाद हुए तो हमारे पास संप्रभुता आ गई। हमने संप्रभुता को अर्जित कर लिया। आज हम एक राज्य के रूप में हैं। हम भारत है वो एक राज्य बन चुका है। राज्य बनने के लिए जो 4 आवश्यक शर्तें होती है, उनमें पहला होता है जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण, जो राज्य का प्राण, जो राज्य की आत्मा, जो राज्य का हृदय कहलाता है, वह उसकी संप्रभुता होती है। बिना संप्रभुता के किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना संप्रभुता के कोई भी राज्य पूर्ण नहीं होता। राज्य बनने के लिए उसके पास संप्रभुता का होना नितांत आवश्यक है। तो आपका ये पहला बिंदु था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा है समाजवाद। समाजवाद शब्द है वो समतावादी व्यवस्था से बना है।
समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। इसमें समाज के जो कमजोर, जो दबे कुचले, जिनका सदियों से शोषण होता रहा है, तो SC, ST या OBC की जो जातियां हैं जिनका शोषण हुआ है, ऐसे कमजोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, इसके लिए भारतीय संविधान में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया है, ताकि उनका जीवन स्तर है वो ऊंचा उठे, उन्हें बराबरी का दर्जा मिले, उन्हें उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, उन्हें किसी प्रकार की स्वतंत्रता महसूस नहीं हो। इस स्वतंत्रता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। SC, ST, OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में सरकार ने तो जो जनरल कास्ट है, जो जनरल जाति है, उनके लिए भी आर्थिक आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। उनको जो कमजोर वर्ग है या जो पिछड़े वर्ग है, जिसमें कमजोर वर्ग में SC, ST आता है और पिछड़े वर्ग में OBC वर्ग आते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करने के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्वों को शामिल किया गया है। हम न तो चीन की तरह साम्यवादी हैं, न अमेरिका की तरह पूंजीवादी हैं। वी आर नॉट कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्री। हम क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। हमारे यहाँ पर जितना प्राइवेट सेक्टर, जिसे हम निजी क्षेत्र कहते हैं, उसको भी छूट है और सरकारी क्षेत्र को भी छूट है। व्यापार करने के लिए सभी को हमने अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसके तहत FDI हमारे देश में आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रहा है। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को अपनाया है। समाजवाद शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें समाज के जो कमजोर हैं और जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और उनकी आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करने के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को चुना है। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को चुना है, जिसके तहत पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को समान रूप से अर्थव्यवस्था में शामिल किया है। तीसरा बिंदु है बच्चों, गणराज्य। इसका अर्थ यह है कि भारत में जो राज्याध्यक्ष होता है, जैसे हमने संसदीय शासन प्रणाली, हमारे जो संविधान की विशेषता है, उसमें संसदीय शासन प्रणाली होती है, जिसमें हमने संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन या इंग्लैंड से अपनाया है, जिसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत होता है। ब्रिटेन में राजा का शासन है और वो प्रधानमंत्री जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। हमारे यहाँ पर जो राज्याध्यक्ष होता है या जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो वंशानुगत नहीं है, वो राजा नहीं होता बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। भारत में जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त रूप से होता है, जबकि ब्रिटेन में जो राज्याध्यक्ष होता है वो उसका पद वंशानुगत है। ब्रिटेन में जो सम्राट है वो वंशानुगत है। ब्रिटेन में राजा का पद है वो वंशानुगत आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष है या राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ध्यान से सुनना बेनीवाल और अमीषा चौधरी, ध्यान से सुनना, भारत में राष्ट्रपति उसका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि द्वारा किया जाता है। ये आज हमने 3 बिंदुओं को दिया जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। पहला बिंदु था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
इस पदावली से व्यक्त करता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है। आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी विदेशी सत्ता, विदेशी शक्ति, विदेशी प्रभुत्व के अधीन नहीं है। भारत पूर्ण रूप से आजाद है और हमारे भारत को एक राज्य का दर्जा है। दूसरा बिंदु था समाजवाद। समाजवाद शब्द को 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। हमारे समाज में जो कमजोर और जो पिछड़े वर्ग है, SC, ST, OBC, उनको उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और उनकी आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार किया है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है। तीसरा हमारा बिंदु है गणराज्य। इसका अर्थ यह है कि भारत में जो राज्याध्यक्ष या जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है वो ब्रिटेन की तरह वंशानुगत नहीं होता। भारत में जो राज्याध्यक्ष है या राष्ट्र का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, वो है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मैं फिर आपसे बच्चों से कह रहा हूँ, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को आपको अच्छी तरह से याद करना है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल सिंक्रोनीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि द्वारा किया जाता है। इन तीनों बिंदुओं को और जो संविधान की विशेषता, मैंने आपको 13 विशेषता बताई है, उनका गंभीर अध्ययन करना है, गंभीर चिंतन करना है। इस बोर्ड पर लिखे गए जो लिखा गया है उसको जूम करके अच्छे से आपको देखना है, इसको लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।